नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर हमारी 2020 टेस्ट सीरीज में। आज हम एक बार फिर आपके लिए लाए हैं प्राचीन इतिहास के कुछ और महत्वपूर्ण सवाल। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस टेस्ट सीरीज को। आज का पहला सवाल है दोस्तों, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? आपके ऑप्शन हैं गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। और इसका जो सही आंसर है वो है कुषाण काल। और इसी काल में दोस्तों गांधार व मथुरा कला शैली का विकास हुआ था और इसमें बुद्ध की खड़ी और बैठी प्रतिमाएं काफ़ी अधिक मात्रा में बनाई गई थीं। तो इसका सही आंसर है कुषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? ऑप्शन हैं असंग, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नागार्जुन। इनके बारे में और भी बातें आपको ध्यान रखनी है। इनकी एक पुस्तक थी माध्यमिक कारिका, जिसमें इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किया था। शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन भी नागार्जुन के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं बौद्ध मत, जैन मत, वैष्णव मत, शैव मत। और जो इसका सही आंसर है वो है जैन मत। दोस्तों ये आपने सुना होगा, जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय थे, जिसमें श्वेतांबर जैनों का ये आधुनिक संप्रदाय है जिसको हम स्थानकवासी संप्रदाय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इसमें से 3 आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं और एक नहीं है। आपके ऑप्शन हैं थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा थेरी गाथा। जो थेरी गाथा है ये बौद्ध साहित्य है और शेष आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र ये तीनों ही जैन साहित्य के भाग हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी, भागवत पुराण। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा छांदोग्य उपनिषद। आपको कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताना है कि छांदोग्य उपनिषद किस वेद का उपनिषद है, आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? और आपके ऑप्शन हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, शिशुनाग। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है शिशुनाग। ये इन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी और इसी वंश का एक और शासक था जिसका नाम था कालाशोक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? इनमें से 3 ऐसे इतिहासकार थे जो सिकंदर के साथ भारत आए, एक नहीं था, आपको उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन है निर्याकस, अनासीक्रीटस, डाईमेकस, अरिस्टोबुलस। तो इनमें से दोस्तों जो राइट आंसर है हमारा वो है डाईमेकस। शेष 3 निर्याकस, अनासीक्रीटस और अरिस्टोबुलस ये तीनों ही सिकंदर के साथ भारत आए थे। डाईमेकस की अगर हम बात करें तो ये सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था और बिंदुसार ने इससे 3 चीज़ों की मांग की थी, जिसमें आपको पता होगा सूखी अंजीर और मीठी शराब और एक दार्शनिक की बात की गई थी, जिसमें दार्शनिक को छोड़ के शेष दोनों चीज़ें दे दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? आपके ऑप्शन हैं प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जस्टिन। आपको ये याद होना चाहिए कि जो सेंड्रोकोटस है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? और आपके ऑप्शन हैं तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख, प्रथम स्तंभ शिलालेख। तो इसमें से आपको जो है सही आंसर बताना है
और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है द्वितीय मुख्य शिलालेख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्य काल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है अशोक के अभिलेख, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान। और इसमें कूट दिए गए हैं दोस्तों। पहला है 1 और 2, दूसरा 2 और 3, तीसरा है 3 और 4 और फोर्थ है हमारा 1 और 4। तो इसको आपको राइट आंसर बताना है कि तृतीय बौद्ध समिति अशोक के काल में हुई थी, इस चीज़ की उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 2 और 3, दीपवंश और महावंश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? इसमें से 3 अधिकारी मौर्य प्रशासन के भाग थे, शेष एक नहीं था। आपको उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन है आपके अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक, राजुक। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा अग्रहारिक। जो युक्त है वो जिले का अधिकारी होता था, राजस्व वसूली का कार्य भी करता था। जो प्रादेशिक था ये जो है राजस्व के मुख्य अधिकारी होते थे और साथ ही साथ इनको न्यायिक कार्य भी बाद में दे दिया गया था। जबकि जो राजुक था ये मंडल का प्रधान अधिकारी था। ठीक है, अग्रहारिक इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का रुम्मनदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के शरीर त्याग से। आपको बताना है कि अशोक का जो रुम्मनदेई स्तंभ संबंधित है वो किससे संबंधित है, बुद्ध की किस घटना से वो संबंधित है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बुद्ध के जन्म से। नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन है मास्की का लघु स्तंभ, रुम्मनदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ और फोर्थ है भाब्रू स्तंभ। तो आपको जो है इसमें राइट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों और इसका जो राइट आंसर है वो है भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन है 13वां शिलालेख, 12वां शिलालेख, 7वां स्तंभ लेख, भाब्रू लघु शिलालेख। और इसमें आपको जो है सही आंसर बताना है दोस्तों। जो 13वां है उसमें तो कलिंग का वर्णन मिलता है। इसका जो राइट आंसर है वो है 12वां शिलालेख। इसमें अशोक कहता है कि हमें एक दूसरे के धर्म का पालन करना चाहिए, एक दूसरे के धर्म को आदर करना चाहिए। ठीक है, और ये पूरी तरीके से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 12वां शिलालेख। नेक्स्ट है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं उसमें सम्मिलित हैं। आपको बताना है कि किसमें संगम राज्य के बारे में बताया गया है। ऑप्शन है पहला और 10वां शिलालेख, पहला और 11वां शिलालेख, दूसरा और 13वां शिलालेख, दूसरा और 14वां शिलालेख। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा दूसरा। और 13वें शिलालेख में हमें संगम राज्यों के विषय के बारे में बताया जाता है। उसके बाद है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? ऑप्शन है आपके पास मृत्युदंड, सामानों की जब्ती, कारावास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मृत्यु दंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है आपके पास गौतमीपुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्ति, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से किसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का ही उल्लेख किया गया है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आपको पता होगा कि यहाँ पर ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है और इससे जो है हमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा
2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी किस लेख से मिलती है? ऑप्शन है सारनाथ लेख, बेसनगर लेख, अयोध्या लेख, हाथी गुम्फा लेख। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा अयोध्या लेख। अयोध्या लेख से हमें पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, खारबेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी और लास्ट ऑप्शन है वासुदेव। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा गौतमीपुत्र सातकर्णी। इन्होंने जो है चारों वर्णों को फिर से जो है अलग अलग किया और उसमें जो है अंतर स्पष्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंतिम सवाल है आज का कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन काल में। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा कुषाण काल में। इसी काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हो जाती है। बाल विवाह की उम्र घटाकर 8 वर्ष कर दी जाती है। स्त्रियों का उपनयन संस्कार खत्म कर दिया जाता है। इस प्रकार से स्त्रियों की जो दशा है वो बहुत अधिक दयनीय होने लगती है। ठीक है, तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे। आप ज़रूर बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।